नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 29 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम नहीं था। दोस्तों, जिस दिन जीडी की एग्ज़ाम नहीं होती है उस दिन हम अपने तरफ से आपको एक या दो प्रैक्टिस सेट का वीडियो प्रोवाइड करा देते हैं और आने वाले शिफ्ट में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिला है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं सभी प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं, इसलिए कि आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न करा सकूं और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको जो है छूटने ना पाए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं आपको सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को शॉर्ट में समझाना चाहता हूं। जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ये कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सहायक नदी कौन है, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाने पर इसका नाम क्या हो जाता है, किस राज्य का शोक कहा जाता है, इस पे कौन सा द्वीप स्थित है, बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है, इस प्रकार से। तो चलिए मैप से समझने का ऐसे प्रयत्न करते हैं और 1 मिनट में जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को समाप्त करते हैं। ठीक है, देखिए इंडिया में सिंधु नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है। तो गंगा नदी तंत्र तो आप ऐसे ही जानते हैं कि गंगा निकलती है आपका कहाँ से, अलकनंदा और भागीरथी जब देव प्रयाग में मिलती है तो गंगा बन जाती है। रामगंगा प्रथम सहायक नदी मिलती है, उत्तर की ओर से कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा ये सब मिलती है, दक्षिण की तरफ से सोन, फल्गु, निरंजना, अजय ये नदी सब मिल जाती है और पश्चिम बंगाल के रास्ते जो है बांग्लादेश में चली जाती है। तो गंगा नदी तो एकदम स्पष्ट है, बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इसको रखा हूं। तो ये देखिए निकलती है आपका चेमीडियोंग हिमनद, जो तिब्बत में स्थित है। इसकी सबसे पहले सहायक नदी दिवांग होती है, इसके बाद जो है दिवांग लोहित हो जाता है। इसके बाद यहाँ से एक सोबनसरी नदी आती है, कामेंग नदी आती है, ये दोनों नदी जो है इसमें मिल जाती है। इसके अलावा तिस्ता भी इसके सहायक नदी है और बराक सहायक नदी है। तो आपको इतना सारा याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है 4। मानस याद रखना है, बराक याद रखना है, लोहित याद रखना है और इसके बाद एक सुबनसिरी याद रखना है। ये चारों नदी में से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन देके पूछता है कि निम्न में से कौन सा जो है नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। इसके अलावा एक कोई और दे देगा। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं, इस पे क्या क्या स्थित है। सबसे पहले तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो है असम का शोक कहा जाता है। किसे? असम का शोक जो है किसे कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी पे आपके क्या स्थित है? माजुली नदी द्वीप, जो दुनिया में सबसे बड़ी नदी द्वीप है, ये आपका कहां पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा देखिए थोड़ा सा गंगा नदी तंत्र को समझते हैं। जो आपका ये कंफ्यूजन बना रहता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, फिर इसे मेघना कहते हैं, तो ये कैसे होता है? देखिए यहाँ से गंगा नदी आ रही है, ये आपका पश्चिम बंगाल का सीन है, इमेजिन कीजिए ये पश्चिम बंगाल है। इसके अलावा जैसे ही ये लाइन क्रॉस करता है, समझिए बांग्लादेश में घुस गया। जैसे बांग्लादेश में जाता है तो गंगा की पहले पश्चिम बंगाल में ही 2 धारा हो जाती है। एक धारा को हम हुगली के नाम से जानते हैं, जो इंडिया में रह जाती है। दूसरी धारा जो है आपका कहाँ पहुंच जाता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसी धारा को पद्मा कहते हैं। और जब यही आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी आगे आता है बांग्लादेश में, तो इसी नदी को यमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को ही यमुना कहा जाता है। कहाँ पर? बांग्लादेश में। ठीक है, और ये जब दोनों की धारा मिल जाती है तो इस वाले धारा को मेघना कहा जाता है। प्रैक्टिकल तौर पे समझेंगे तो चीजें आसान होती चली जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत के वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? देखिए भारत को जो वर्तमान में सीडीएस है, ये सेकेंड सीडीएस बनाए गए हैं, ये आपका अनिल चौहान है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इत्तेफाक से जो पहले सीडीएस थे हमारे देश के, जनरल बिपिन रावत साहब, स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत साहब, ये भी उत्तराखंड के ही रहने वाले थे। इनके जो है हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है दुर्घटना में इनकी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई थी, तब से ये पोस्ट वैकेंट था। अब जो इसे फिल करा लिया गया है, किसके द्वारा? जो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के द्वारा। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पोस्ट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है छपेगी यहाँ से। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए फोटोग्राफी में जो है 2 चीज आपको याद रखना है।
आपको देखिए पीएचडी नहीं करना है, आपको एग्जाम पास करना है, तो आपको एक जैसे चीज को एक जगह रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फोटोग्राफी में दो चीज की प्रयोग होती है जनरल कंपटीशन में जो पूछा जाता है। एक तो सिल्वर ब्रोमाइड, इसे हम जो है लैटिन भाषा में अर्जेंटम ब्रोमाइड कहते हैं, AgBr लिखते हैं, क्योंकि चांदी का जो सूत्र होता है ये आपका Ag होता है, जिसे अर्जेंटम कहते हैं। अर्जेंटाइट इसका अयस्क होता है, और चांदी जो है ये विद्युत के सबसे अधिक सुचालक होते हैं, यानी इसकी चालकता सबसे अधिक होती है। जितने भी मेटल है सबसे चालकता जो है चांदी की अधिक होती है। इसके बाद जो फोटोग्राफी में एक दूसरा चीज प्रयोग किया जाता है, इसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट, और सोडियम थायोसल्फेट को जो है हाइपो सोल्यूशन भी कहा जाता है। आपसे एसएससी क्वेश्चन करता है कि सोडियम थायोसल्फेट को कहते हैं हाइपो सोल्यूशन, और भी कुछ कुछ लिख देगा तो हाइपो सोल्यूशन जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम थायोसल्फेट या फिर हाइपो सोल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न मैंने आवर्त सारणी से रखा है। देखिए आवर्त सारणी से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है। तो आवर्त सारणी में धातु को जो है, सॉरी आवर्त सारणी में जो अधातु को, अधातु यहाँ पे लिखना पड़ेगा, छूट गया है, अधातु को किस वर्ग में रखा गया है, किस वर्ग में रखा गया है या फिर किस समूह में रखा गया है। तो आवर्त सारणी में जो अधातु को रखा गया ना मेरे भाई, अधातु सबसे पहले कितने हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, तो मात्र 20 नन मेटल है, 91 जो है खाली मेटल है, और 7 जो है उपधातु है। इन सभी को अगर आप जोड़ेंगे ना तो आपको जो है 118 हो जाएगा, जो आधुनिक आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों की संख्या है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मेंडेलीव वाले में कितना था तो 63 था। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आवर्त सारणी के थोड़ा सा और डीप में चलता हूं। सबसे पहले पुराने और नया वाले में थोड़ा डिफरेंशिएट कर देता हूं। पुराने वाले में देखिए 7 आवर्त था और 9 वर्ग था, जबकि नया वाले में 7 आवर्त है और 18 वर्ग है। पुराने वाले जो है परमाणु भार पर या द्रव्यमान पर आधारित होता था, आधुनिक वाले जो है परमाणु क्रमांक पर आधारित है। पुराना वाला जो है मेंडेलीव महोदय ने खोजे थे, मेंडेलीव साहब के द्वारा खोजा गया था। आधुनिक वाला जो है मोसले महोदय के द्वारा खोजा गया है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे, ये बेसिक डिफरेंस है कुछ जो है पुराने और आधुनिक आवर्त सारणी में। आपसे क्वेश्चन कर देता है एग्जामिनर कि पुराने आवर्त सारणी के बारे में क्या सही है या फिर नए आवर्त सारणी के बारे में क्या सही है। तो ये सब चीज बेसिक चीज आपको पहले से मालूम होना चाहिए। तो जो अधातु रखे गए हैं आपको आधुनिक आवर्त सारणी में, ये समूह 14 से लेकर 18 रखे गए हैं। मैंने कहा धातु कितने हैं, 20 है। ठीक है, इसके बाद 7 उपधातु का नाम आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन कर देता है कि निम्न में से कौन सा अर्धचालक है या उपधातु है। उपधातु कहने का मतलब ऐसे मेटल या नन मेटल से है जो न तो मेटल का गुण रखता है और न ही नन मेटल का गुण रखता है, यानी दोनों के बीच में रहता है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम है ना, पोलेनियम, ये सब जो है उपधातु के अंतर्गत आ जाता है, जो 7 गो है। ठीक है, इसके अलावा अगर आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर ले कि अक्रिय गैस को कहाँ रखा गया है, तो समूह 18 में जो है इनर्ट गैस, अक्रिय गैस को रखा गया है। आपसे क्वेश्चन करा जाता है कि अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए किसी से जो है प्रतिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि ये पहले से ही संतुष्ट होता है। अगर आप भरपेट खाना खाए हो तो अगर आपको कोई देगा तो जल्दी खाने का मन नहीं करेगा ना, वैसे ही उसके पहले से ही फुल है, अष्टक जो है पूरा है, तो किसी से प्रतिक्रिया नहीं करता, इसीलिए इसका नाम इनर्ट गैस है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी में हैलोजन को कहाँ रखा गया है, हैलोजन जो होता है क्लोरोफ्लोरोब्रोमोआइडो, इस सबको जो है आपका समूह 17 में रखा गया है। ठीक है, ये बात सब ध्यान विशेष रूप से रखेंगे। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और अलग से पूछा जाता है आवर्त सारणी से कि लेंथेनाइड किसे कहते हैं और एक्टिनाइड किसे कहते हैं। तो लेंथेनाइड जो है, एल लिख रहा हूं मैं, तो लेंथेनाइड जो है 58 से लेकर 71 तक के तत्व को कहते हैं लेंथेनाइड, और एक्टिनाइड कहते हैं आपका 90 से लेकर 103 तक के जो आपका तत्व है आवर्त सारणी में जो एलिमेंट्स है, इसे आपका एंथेनाइड एलिमेंट, और 58 से लेकर 71 तक को लेंथेनाइड एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको आवर्त सारणी में अगर इतना ज्ञान है तो आप क्वेश्चन कर लोगे। हाँ, कुछ चीजों का परमाणु क्रमांक जैसे आपको जरूर याद रखना है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, नियॉन, मैग्नीशियम, इस प्रकार से जो भी कुछ इंपोर्टेंट है, जो नजदीक के हैं, जो 20 के अंदर का है, कुछ तत्वों को देख लीजिएगा। ठीक है, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से, अगर आपके पास 2-4-10 दिन टाइम है तो। अगस्त 2022 तक भारत में कुल कितने रामसर साइट की संख्या है,
देखिए रामसर साइट क्या होती है, यह आर्द्र भूमि से इसका रिलेशन है। इस प्रकार का आर्द्र भूमि जिसे सरकार अपने संरक्षण में लेके रामसर साइट का दर्जा दे देता है, और यहाँ पे जो है इकोनॉमिकल कंडीशनल जो है अच्छा होने लगता है, क्योंकि भाई यहाँ पे पर्यटक स्थल जैसा ट्रीट होने लगता है, लोग देखने जाते हैं, और इससे क्या होती है यहाँ का जीडीपी वगैरह बढ़ता है। तो इसे जो है सरकार अपने जैसे कैसे यूनेस्को में कोई चीज शामिल कर दिया तो क्या होता है, उसका यूनेस्को को संरक्षण प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से रामसर साइट में चिन्हित होने से सरकार के अंदर की चीज हो जाती है। ठीक है, तो जो रामसर साइट इंडिया में अभी है ये आपका 75 रामसर साइट हो गया है। ठीक है, 75 रामसर साइट इंडिया में हो गया है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि किस देश की साइट सबसे अधिक जो है रामसर साइट के रूप में चिन्हित है, तो इंग्लैंड की सबसे अधिक साइट जो है रामसर साइट में शामिल है। वहीं पर अगर आपसे कोई पूछ ले कि यूनेस्को के अंदर सबसे अधिक कौन से देश का साइट है, तो इटली का जो है यूनेस्को के अंदर सबसे अधिक साइट है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, रामसर में कहेगा तो इंग्लैंड सबसे आगे चल रहा है, और यूनेस्को के अंदर इटली सबसे आगे चल रहा है। इंडिया का जो है 75 गो साइट है आपका रामसर साइट में। ठीक है, इसके अलावा देश में सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य में है, ये मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लग रहा है कि देश में सबसे अधिक आर्द्र भूमि स्थल जो है किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में सबसे अधिक 14 आर्द्र भूमि स्थल है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बिहार में कितने हैं, तो बिहार में एकमात्र है। ठीक है, इसे कहते हैं कांवर झील, कंवर झील कहते हैं, जो आपका बेगूसराय में स्थित है, और एकमात्र बिहार में जो है इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। दूसरा स्थान आपका उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश में 10 गो साइट है जिसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। पहला स्थान तमिलनाडु का है, टोटल 75 गो है। ठीक है, इसके अलावा सर्वप्रथम रामसर साइट का दर्जा किसे दिया गया भारत में, यह भी तो क्वेश्चन बन सकता है। तो चिल्का झील को जो है सबसे पहले रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो आपका उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो रामसर संधि हुई थी ये कब हुई थी, तो 2 फरवरी 1971, और रामसर नाम के शहर किस देश में है, तो ईरान में स्थित है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए यहां से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन अब जो है अंतिम है, एसएससी जीडी अपनी अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं, बहुत दिन एग्जाम हो गए, तब यहां से भी क्वेश्चन आने के आसार बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं इस फॉर्म में भी क्वेश्चन रख लिया हूं कि शेर शाह का वास्तविक नाम क्या था, तो शेर शाह का वास्तविक नाम जो है फरीद खां था। ठीक है, अकबर का वास्तविक नाम जलालुद्दीन अकबर होता है। शेर शाह का मकबरा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये सासाराम बिहार में है। सासाराम बिहार में जो है शेर शाह का मकबरा है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बाबर का ओरिजिनल नाम जहीरुद्दीन बाबर है। बाबर मुगल वंश के संस्थापक है। 1526 में पानीपत के प्रथम लड़ाई जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, और इसे का हरा के जो है दिल्ली सल्तनत को समाप्ति और मुगल वंश के जो है स्थापना किए थे बाबर भारत के अंदर। जहांगीर का ओरिजिनल नाम सलीम है। शाहजहां का ओरिजिनल नाम खुर्रम है। ठीक है, जहांगीर को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, शाहजहां के काल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, बाबर को कलंदर भी कहते हैं। बाबर ने 4-5 युद्ध जो है लगातार जीते थे, जैसे घाघरा का, चंदेरी का, खानवा का, पानीपत के प्रथम लड़ाई। ठीक है, और 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा तेंदुलकर समिति कब आई थी, देखिए तेंदुलकर समिति जो है भारत में गरीबी से संबंधित है, और मैंने देखा कि पंचवर्षीय योजना से गरीबी वाला लाइन जो है ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, तो इसका समिति भी पूछा जा सकता है। तो तेंदुलकर समिति जो है 2005 में आया था, और ये गरीबी से संबंधित है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर नहीं, कोई और तेंदुलकर है। ठीक है, इसके अलावा ईमेल सेंड करने हेतु ये थोड़ा सा दूसरा सीट आ गया, ये मैंने पढ़ाना चाहता था। इसके बाद गालो भाषा किस राज्य में बोली जाती है, देखिए एक दिन आपसे पूछा गया था कि कोक बोरोक भाषा जो है आपके किस राज्य में बोले जाते हैं, तो इस प्रकार से पूछा गया। बांग्ला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं कि बांग्ला महोत्सव तो पश्चिम बंगाल, ऐसा नहीं है ना। तो इस फॉर्म में एक क्वेश्चन मैं आपको रख लिया है कि यहाँ पे गालो भाषा किस राज्य में बोली जाती है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। सोलुंग त्योहार जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। मोपीन त्योहार जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कोंकणी भाषा जो है आपको गोवा में बोला जाता है। गोवा में जो है आपको सिमगो फेस्टिवल मनाया जाता है। गोवा में जो है आपका आम्र फेस्टिवल मनाया जाता है। ये सब ध्यान रखेंगे। गोवा के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत है। गोवा जो है सभी भारतीय राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है। ठीक है, ये बात सब ध्यान रखना है आपको। और जो है लिटरेसी के रेट में गोवा 3rd स्थान पे आता है केरल और मिजोरम के बाद। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना है भाई।
जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट पूछा जा चुका है, लेकिन इससे संबंधित जो है मटेरियल को आपको समझ लेना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए जालियांवाला बाग कहाँ पर है ये भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन हार्ड ही पूछा जाए। तो जालियांवाला बाग जो है ये आपका अमृतसर में है। अमृतसर में जो है जालियांवाला बाग स्थित है। रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से बैठक के समय जनरल ओडायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। जो सैफुद्दीन किचलू वगैरह थे इसी रॉलेट एक्ट के विरोध कर रहे थे, तो भी जो है उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। और इसी बात पे विचार विमर्श के लिए जो है कुछ भारतीय नेता और आम आदमी भी जो है शांतिपूर्ण ढंग से एक बैठक, एक सभा बुलाया था। इसी सभा में जनरल ओडायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें बहुत सारे आदमी की मृत्यु हो गई। इसके बाद जो है इसके जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इसके अलावा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? देखिए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है ये आपका सारनाथ में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। और महावीर किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो प्राकृत भाषा में दिए थे। दोनों को अच्छे से समझ लेंगे अलग अलग। ठीक है, इसके अलावा बुद्ध की जन्म कहाँ होती है? तो लुम्बिनी में होती है। लुम्बिनी कहाँ पर है? तो नेपाल के अंदर स्थित है। कुशीनगर में मृत्यु होती है और मल्लों के संरक्षण में होता है। मैं इस बात पे जोर डाल रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने अपनी अंतिम दिन किसके संरक्षण में गुजारे? तो मल्लों के संरक्षण में। मल्लो कौन है? तो भाई जो 16 महाजनपद है उसमें एक मल्ल भी महाजनपद है। जैसे कल पूछा था कि बज्जी की राजधानी कहाँ है, ठीक है, तो वैसे ही मल्ल जो एक जनपद है 16 महाजनपद में। और मैंने ये भी बताया था कि 16 महाजनपद का वर्णन किस जो है किताब में है? तो अंगुत्तर निकाय में है। ठीक है, इसके अलावा महात्मा बुद्ध से जो जुड़ी हुई घटना है जैसे महाविनिष्क्रमण, इसे जो है गिरि त्याग को कहा गया है। ज्ञान की प्राप्ति को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण कहा गया है। इसके अलावा प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे और सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। ये भी आपका एक महाजनपद था कोसल। कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी और उस समय वहां का राजा प्रसेनजीत हुआ करता था। तो उसी समय जो है सबसे अधिक उपदेश जो है आपको दिए थे। आपने उंगली माल डाकू का नाम सुना होगा, ये श्रावस्ती की ही घटना है जो कहानी बन गई थी। ये राजा प्रसेनजीत के राज में ही उंगली माल डाकू आया था और भगवान बुद्ध उसके सामने गए थे और उंगली माल डाकू का जो है काया पलट हो गया था। गौतम बुद्ध जो है पाली भाषा में और भगवान महावीर प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। 4 बौद्ध संगति होती है मुख्य रूप से। पहला होता है आपका राजगीर, अजात शत्रु के समय में होता है। ठीक है, अजात शत्रु किस वंश के थे? तो ये हर्यक वंश के थे और बिंबिसार का पुत्र था। दूसरा होता है वैशाली में काला शोक के समय। ठीक है, तीसरा होता है आपका पाटलिपुत्रा में मौर्य राजा अशोक के समय। और चौथा होता है आपका कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय। ठीक है, भारत में सिल्क मार्ग की खोज का श्रेय जो है कनिष्क को दिया जाता है। अशोक को देवनाम पियदेशी भी कहा जाता है। शिलालेखों की शुरुआत अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। कलिंग युद्ध जो है 261 बीसी में अशोक से संबंधित है। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, जो आपके परसों के एग्जाम में पूछा गया था कि किस मौर्य राजा को जो है कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हो गया था। तो ये आपका अशोक का हो गया था। और अशोक जो है बौद्ध धर्म अपना लिए थे और बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे लिए थे? तो उपगुप्त से लिए थे। एक एक बात ध्यान से सुनते जाइए, कड़ी में जोड़ते जाइए, आपका जीएस एकदम मतलब बढ़िया हो जाएगा। इसके अलावा एक प्रश्न मैंने 42वां संविधान संशोधन से यहाँ पे रखा है। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, क्योंकि ये इंपोर्टेंट संविधान संशोधन है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। अब 42वां संविधान संशोधन के बारे में थोड़ा सा बता दूं, वैसे तो बहुत बार बता चुका हूँ जी। 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य जब जोड़ा गया था तो 10 प्रकार का जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में जो है 11 प्रकार के हैं। ठीक है, 11वां जो है शिक्षा से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना माता पिता का कर्तव्य होगा। मौलिक कर्तव्य जो है ये आपके रूस के संविधान से लिया गया है। यह आर्टिकल 51 के ए में रखा गया है, इसे भाग 4 के ए में रखा गया है। ये स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे लगाया गया था। ये सब ध्यान रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इसी संविधान संशोधन के तहत जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया था। साथ ही जो है आपका विधानमंडल के कार्यकाल को भी बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में फिर रिवर्स कराया गया था। अगला एक प्रश्न, 2022 महिला दिवस की थीम क्या थी? देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, और फेज 10 में एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, जो पूछा जा चुका है बताने में क्या हर्ज है ना।
तो जो 2022 में आपको जो महिला दिवस मनाया गया उसका थीम रखा था जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी जो मतलब लिंग में जो गैप है मतलब बराबर है, टुडे आज के लिए लिंग बराबर करना, सस्टेनेबल टुमारो कल के स्थिरता के लिए, इस प्रकार से जो है इसका थीम रखा गया था। 2021 नारी शक्ति का थीम जो है नेतृत्व में महिलाएं थी। ठीक है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। 2022 का क्या थीम रहा था? जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है ना। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है जी? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। सभी बात आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल महिला डे 8 मार्च, राष्ट्रीय महिला डे 13 फरवरी और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। एक एक बात को अलग अलग ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा 86वां संविधान संशोधन जो मैं अभी अभी जिक्र किया कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो आपका शिक्षा से संबंधित था, ये आपका 86वां संविधान संशोधन से था। ठीक है, इसी के तहत एगो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया संविधान में और 10 से 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। ठीक है, इसके बाद सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन किए थे? सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ये आपका ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। एक बार तो एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछ दिया कि फूले समुदाय के लोग किस राज्य में निवास करते हैं? अब लीजिए, तो ये महाराष्ट्र में निवास करते हैं। ठीक है, ये महाराष्ट्र की जो है फूले समुदाय के लोग जो है महाराष्ट्र के होते हैं। इसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन ने 1828 में कोलकाता में किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी किए थे और ये बम्बई के अंदर किए थे, उस समय बम्बई हुआ करता था। इसके अलावा 1875 में जो स्वामी दयानंद सरस्वती स्थापना किए थे आर्य समाज का, आर्य समाज ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास। इसके अलावा जो आपका जो स्वामी दयानंद सरस्वती है सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक भी लिखे हैं। ठीक है, इसके अलावा सुमित अंतिल किस राज्य से संबंधित है? तो ये हरियाणा से संबंधित है। आपका सुमित अंतिल खिलाड़ी है। इसके बाद जो है आपका केमिकल जो रिएक्शन होते हैं उसे बैलेंस करने से जो है क्वेश्चन आने लगा है। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन रख लिया हूँ कि इनमें से किसमें क्लोरीन गैस मिलाने पर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होगी? तो देखिए, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस जब मिलाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो है आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान क्या है? देखिए, वर्ग 12 में है, परमाणु क्रमांक इसका है 30 और चौथा आवर्त में आपका जो है जिंक रखा गया है। जिंक से याद आ गया, इसे जस्ता भी कहते हैं। और जो गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया होती है, जो लोहे पे जंग लगने से बचाने की एक प्रकार की प्रक्रिया है, उसमें जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है, इसे यसद लेपन भी कहा जाता है। हिंदी में यसद लेपन कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। जस्ते के लेप को ही यसद लेपन कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में गैल्वेनेशन कहते हैं। और ये जंग रोधी जो है एक प्रकार की तकनीक होती है। आप जो है जंग से बचने के लिए पेंट वगैरह लोहा पर भी कर देते हैं, है ना। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किस चीज की परत चढ़ाई जाती है। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP। वहीं पर आप पहले से जानते होंगे HTTP और HTML। तो HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक होता है आपका नेफ्ट जो आपका पैसा ट्रांसफर करने का जरिया है। इसे भी आपको समझना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। एक होता है RTGS, ये भी पैसा ट्रांसफर करने का मोड है। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। ठीक है, ये बात सब जरूर ध्यान रखेंगे मेरे दोस्तों। अपने तरफ से पूरी तरीके से तैयार होके ही जाना चाहिए एग्जाम के अंदर, बाद बाकी तो समय बताएगा, है ना। लेकिन तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के वननी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। और मैंने कहा था कि अब जो है खाली राज्यसभा में ही मनोनीत सदस्य हो सकते हैं, लोकसभा और विधानसभा में तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन की सिस्टम ही खत्म कर दिया इंडिया के अंदर। ठीक है, तो अब तो होंगे ही नहीं, है ना। इसके अलावा राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में है और राष्ट्रपति का क्षमादान 72 में है। आर्टिकल पे एक संपूर्ण वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया है और PDF भी दे दिया है।
है ना। तो आप लोग जैसे हो सकता है देख लीजिएगा, पीडीएफ से देखिए, वीडियो से देखिए। वीडियो तो आप देखे नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर एक बार आप देख लेते हैं वीडियो तो मुझे मौखिक रूप से समझाता हूँ, उससे आपको काफी कुछ फायदा मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ पीडीएफ के भरोसे ही है, तो देखिए पीडीएफ, हमको कुछ नहीं, ठीक है। हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में है? ये आपका उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। इंडिया की सबसे लंबी परियोजना है ये। सबसे ऊंचा परियोजना पूछा जाएगा तो टिहरी बांध परियोजना होगा। सेकेंड हाईएस्ट परियोजना पूछा जाएगा तो आपका भाखड़ा नांगल बांध परियोजना हो जाएगा। और अगर आपको ये पूछ दे कि इंडिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, ग्रेविटी वाला, तो ये आपका भाखड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरदार सरोवर जो बांध है, एक्स्ट्रा फैक्ट है, तो ये आपका नर्मदा नदी पे गुजरात में स्थित है। इसके अलावा कल्याण कुट्टी अम्मा किस नृत्य से संबंधित है? तो ये आपका मोहिनी अट्टम से संबंधित है। मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? केरल का नृत्य है। केरल का जो है मार्मोकली भी है। इसके बाद मकरविलक्कू त्योहार भी होता है, त्रिशूर पूरम त्योहार भी होता है, ये सब केरल में होता है। निम्न में से कौन सी पदार्थ के 3 अवस्थाओं में नहीं आती, आपसे पूछा जा सकता है। तो ठोस, द्रव और गैस तो होता है। प्लाज्मा पदार्थ का चौथा अवस्था कहा जाता है, ठीक है, प्लाज्मा। और 5वां अवस्था भी खोजा गया है जी, ठीक है। इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के विजेता कौन है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। और रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन है? तो ये आपका जो है मध्य प्रदेश है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पे मैं रख ही लिया था कि रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन है, तो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र को हराकर। करगम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका तमिलनाडु नृत्य, तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु के जो त्योहार है, जल्लीकट्टू है, पोंगल है, थाईपुसम है, ये सब पोतंदू है। पोतंदू त्योहार भी आपका जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में जो डॉकयार्ड था, यानी जो आपका बंदरगाह था, वो कहाँ था? तो लोथल में था। हड़प्पा सभ्यता से एक दिन क्वेश्चन पूछा गया था कि इनाम गांव कहाँ है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता से कुछ बात कर लेना जरूरी है। हड़प्पा सभ्यता जो है आपका जो है अधिकांश फले फूले कहाँ है? पश्चिमी के साइड में। ये भी एक बार आपसे पूछा गया था, है ना। लोथल जो है ये कहाँ पर है? तो गुजरात के अंदर स्थित है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। कालीबंगा जो है आपका राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर आपका राजस्थान में है। और सबसे कम पुरुष साक्षरता दर आपका बिहार में है। सबसे कम ओवरऑल साक्षरता भी बिहार में है। सबसे अधिक ओवरऑल साक्षरता जो आपका केरल में है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा फुलदेई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है, फुलदेई फेस्टिवल। तो दोस्तों ये थे हमारी तरफ से सुझाए गए प्रैक्टिस सेट का वीडियो। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा। और मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी।